नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम ज्ञान के एक ऐसे प्राचीन और महान केंद्र के सफर पर निकल रहे हैं जिसने दुनिया को शिक्षा का असली मतलब सिखाया। आज हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के उदय, पतन और उसके शानदार पुनर्जन्म की। सच मानिए, ये सिर्फ कुछ प्राचीन खंडरों की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों पुराने एक सपने के फिर से सच होने की एक बेहद रोमांचक कहानी है। जरा सोचिए, क्या कोई केवल एक एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, जिसमें फेल होने के चांसेस 70 से 80% हों, पूरे 8 साल तक तपते रेगिस्तान और बर्फीले पहाड़ों को पार करके पैदल यात्रा करेगा? 7वीं शताब्दी में चीनी भिक्षु हुएनसांग ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। दुनिया के इस पहले आवासीय विश्वविद्यालय यानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की वास्तविकता बहुत कठोर थी। प्रवेश द्वार पर खड़े विद्वान द्वारपाल ही इतने मुश्किल सवाल पूछते थे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अंदर ही नहीं जा पाते थे। ज्ञान पाने के लिए ऐसा जुनून वाकई अद्भुत है। तो इस ऐतिहासिक सफर को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। प्राचीन बौद्धिक राजधानी, प्राचीन नालंदा में जीवन, एक वैश्विक विरासत का पुनरुद्धार, एक नेट जीरो आधुनिक परिसर और अंत में देखेंगे इसकी निरंतरता और आधुनिक अंतर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्राचीन बौद्धिक राजधानी। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा महाविहार सिर्फ एक संस्थान नहीं था, यह उस दौर का सबसे बड़ा एजुकेशन हब था। 10,000। जी हां, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जरा प्राचीन नालंदा के उस विशाल स्केल की कल्पना कीजिए, जहां एक ही समय में लगभग 10,000 छात्र रहते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 बेहतरीन शिक्षक मौजूद थे। यानी हर 5 छात्रों पर एक टीचर। यह एक ऐसा शानदार स्टूडेंट टीचर रेशियो है जिसे हासिल करने की आज के टॉप मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स भी सिर्फ काम नहीं कर सकते हैं। नालंदा की पूरी टाइमलाइन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी है। 5वीं शताब्दी में अपनी स्थापना से लेकर 12वीं शताब्दी में अपने दुखद पतन तक इसने 800 सालों का एक स्वर्ण युग देखा। फिर सदियों की खामोशी छा गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसके पुनरुद्धार का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। 2010 में संसद में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ और 2016 में इसके प्राचीन खंडरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्राचीन नालंदा में जीवन। आखिर उन भव्य दीवारों के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? प्राचीन नालंदा के बारे में जो बात सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है हेतु विद्या। यहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों को रट लेना बिल्कुल नहीं था। हेतु विद्या का मतलब है तर्क, वाद विवाद और दार्शनिक असहमति का गहरा अध्ययन। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था कि अपने विचारों को तर्क की कसौटी पर कैसे परखें। चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के साथ साथ हेल्दी डिबेट करने की कला यहां की शिक्षा का सबसे अहम हिस्सा थी। जाहिर है, इतने ऊंचे दर्जे के ज्ञान के साथ कठोर अनुशासन भी जरूरी था। वहां का जीवन सख्त मठवासी नियमों से चलता था। लेकिन सबसे कमाल की बात जानते हैं? ये शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी। छात्रों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती थी। सब कुछ राजाओं और स्थानीय लोगों के डोनेशन से चलता था। छात्र न सिर्फ एक साथ पढ़ते थे, बल्कि साफ सफाई और रसोई जैसे रोजमर्रा के काम भी मिलजुल कर करते थे। ज्ञान को एक पब्लिक गुड के रूप में देखने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है? हमारा तीसरा हिस्सा है एक वैश्विक विरासत का पुनरुद्धार। 2006 में नालंदा को फिर से जिंदा करने का जो सपना देखा गया, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इस मिशन में कई देश एक साथ आए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों के बीच हुआ ये ऐतिहासिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने नालंदा को फिर से एक ग्लोबल संस्था बनाने का रास्ता साफ किया। 18 से ज्यादा देशों ने मिलकर ये तय किया कि ये यूनिवर्सिटी किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरे एशिया और दुनिया का एक साझा बौद्धिक केंद्र होगी। और आज देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय सही मायनों में एक बॉर्डरलेस कैंपस बन चुका है। यहां वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे 30 से अधिक देशों के स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं। आज 1000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स छात्र इस नई शुरुआत का हिस्सा है। वो जो प्राचीन नालंदा का ग्लोबल अट्रैक्शन था ना, वो आज भी पूरी तरह से कायम है। बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, एक नेट जीरो आधुनिक परिसर। बिहार के राजगीर में 555 एकड़ में फैला यह नया कैंपस सिर्फ आर्किटेक्चर का कमाल नहीं है, बल्कि पर्यावरण बचाने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये नया कैंपस पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल यानी नेट जीरो है। जरा इन फीचर्स पर गौर कीजिए। ऊर्जा के लिए 6.5 मेगावाट का सोलर फार्म और 1.5 मेगावाट का बायोगैस प्लांट।
इमारतों को ठंडा रखने के लिए डीवैप नाम की अत्याधुनिक कूलिंग तकनीक। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसे बनाने में ईंटों को पकाया नहीं गया, बल्कि कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही पानी बचाने के लिए प्राचीन आहार पाइन सिस्टम को मॉडर्न तरीके से यूज किया गया है। इन्हें इको फ्रेंडली तकनीकों के दम पर इसे प्रतिष्ठित ग्रीहा 5 स्टार रेटिंग मिली है। इतने सस्टेनेबल कैंपस में पढ़ाई का तरीका भी प्राचीन और नवीन का एक परफेक्ट मिक्स है। एक तरफ आपको स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज मिलेगा और ठीक उसके बगल में स्कूल ऑफ हिंदू स्टडीज। मॉडर्न नालंदा अपनी पुरानी विरासत का पूरा सम्मान करते हुए अलग अलग फिलॉसफी और ज्ञान प्रणालियों को एक ही छत के नीचे ला रहा है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, निरंतरता और आधुनिक अंतर। इतने सदियों बाद आखिर क्या पहले जैसा रह गया है और क्या पूरी तरह से बदल गया है? अगर हम प्राचीन और आधुनिक नालंदा को आमने सामने रखकर देखें तो 3 बड़े अंतर साफ नजर आते हैं। पहला है लागत। प्राचीन नालंदा में पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त थी, क्योंकि इसका खर्च राजा और समाज उठाते थे, जबकि आज ये एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी है जहां ट्यूशन फीस लगती है। दूसरा है लाइफस्टाइल। पहले जहां सख्त मठ वाला अनुशासन था, आज के छात्र मॉडर्न और सेक्युलर हॉस्टल्स में रहते हैं। और तीसरा है सिलेबस। प्राचीन शिक्षा जहां पारंपरिक दर्शन और प्राचीन विज्ञान तक सीमित थी, वहीं आज के सिलेबस में एनवायरमेंटल स्टडीज और मैनेजमेंट जैसे बहुत ही ब्रॉड और मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी जुड़ गए हैं। एडमिशन के तरीके में भी जमीन आसमान का फर्क आ गया है। याद है ना वो प्राचीन काल की 80% रिजेक्शन वाली खौफनाक व्यवस्था, जहां केवल विद्वान द्वारपाल ही तय करते थे कि कौन अंदर जाएगा। आज उसकी जगह स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और इंटरव्यूज ने ले ली है। अब पूरी दुनिया के टैलेंटेड छात्रों को बिना किसी आर्थिक रुकावट के यहां पढ़ने के लिए कई तरह की ग्लोबल स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस दौर में जहां शिक्षा का इतना ज्यादा व्यवसायीकरण हो चुका है, क्या कोई नई यूनिवर्सिटी कभी ज्ञान को सच में एक पब्लिक गुड के रूप में स्थापित कर पाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन नालंदा ने किया था? जरा गहराई से सोचिएगा इस बारे में। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और ज्ञान की अपनी ये खोज हमेशा जारी रखिए।